Good morning, students. I am Cindy Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics, and we are on chapter 2 of unit 2, that is vectors. In the last video, we have learned about the triangle law and parallelogram law of vector addition. Then after we have done practice some numericals related to these vector additions. Now we will do in this video, we will firstly understand some properties of vectors addition. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट वेक्टर्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. वेक्टर्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? इसका मीनिंग है कि अगर आपने एक वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया है, आप ए प्लस बी करते हैं, तो अगर आप रिज़ल्ट बी प्लस ए भी निकालें तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. चाहे आप ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, आंसर विल बी सेम. सो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. ठीक है, मीन जैसे कि अगर आप सिंपल एल्जेब्रिकली भी अगर आप किसी भी टू नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और अगर 3 + 2 करें तब भी 5 आता है. सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि अगर आप इन टू वेक्टर्स को उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, आंसर सेम आएगा. ये दोनों इक्वल हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. मीन्स वेक्टर एडिशन जो होता है वो कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव होता है. सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं. अगर आप ए प्लस बी वेक्टर करते हैं और उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसके अंदर सी प्लस करें, ठीक है, या अगर आप बी प्लस सी मतलब जो बी सेकेंड और थर्ड वेक्टर को आप प्लस कर रहे हैं और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है और उसको ए के साथ ऐड करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. मीन्स अगर आप किसी भी 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उसमें से अगर हमेशा हम सबसे पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे? सबसे पहले हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते थे और उनका जो रिजल्टेंट आता था उस रिजल्टेंट को हम नेक्स्ट वाले वेक्टर के साथ ऐड करते थे. तो यहाँ पर भी अगर हम ये कह रहे हैं कि आप उनका ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करें या पहले बी प्लस सी को ए के साथ ऐड करें, तो आंसर जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इसके अंदर अगर आप कोई नंबर जैसे ए प्लस बी को हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, मीन्स आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया, उसका कोई रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसको आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप सेपरेटली ए वेक्टर को उस नंबर के साथ और बी वेक्टर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रहे हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. तो दैट मीन्स वेक्टर एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है. इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव and a plus b is equal to b plus a is known as commutative property. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर और यू कैन से इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, अब यहाँ पर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है? हमने अभी तक रफली थोड़ा सा ज़ीरो वेक्टर के बारे में समझा था कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो. इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो नाउ हियर इज़ द कंडीशन. क्या कंडीशन होनी चाहिए ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर की? और साथ ही साथ ज़ीरो वेक्टर नहीं, साथ में क्या लिखा हमने? रिजल्टेंट लिखा. दैट मीन्स रिजल्टेंट तो किन्हीं
एक से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अगर आप किसी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, 2 वेक्टर्स को या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तब हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। या इस चीज़ को हम ये भी कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस की हम बात करते हैं ना, रिलेटेड टू द बैलेंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा वेक्टर्स लग रहे हों, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्टली हम केस लेते हैं कि 3 वेक्टर्स लग रहे हों। इफ़ 3 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक साथ ही, ठीक है, 3 वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक साथ लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 है, एंड देयर रिजल्टेंट इज 0, then these vectors are represented both in magnitude and direction by 3 sides of a triangle taken in same order। वो कह रहा है तो इस सिचुएशन में ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर। और हमने वो जो साइड्स जो है वो कैसे लेनी है, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपने ये वेक्टर ए, देन सेकेंड वेक्टर बी, ये ऑर्डर सेम जा रहा है, दिस इज हेड, हेड टेल के साथ कोइंसाइड है, देन बी वेक्टर इसका हेड, ये थर्ड वेक्टर सी वेक्टर की टेल के साथ जो है वो कोइंसाइड है। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो इन दिस केस दिस विल बी द कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, अगर वो 0 उनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सिमिलरली इफ वी टेक वेक्टर्स मोर देन 3 वेक्टर्स, ठीक है, अगर अभी तो हमने 2 वेक्टर्स की बात की या 3 वेक्टर्स की हमने अभी रिप्रेजेंट किया कि अगर 3 वेक्टर्स जो हैं किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए रिजल्टेंट वेक्टर 0 होने की क्या कंडीशन है। पर अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन 3 वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर है ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। हाउ मैनी वेक्टर्स वी हैव टेकन 5 वेक्टर्स। इफ दीज आर वेक्टर्स दे आर एक्टिंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, किसी पॉइंट के ऊपर एक साथ ही वो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट और 0 है, हम क्या कह रहे हैं, एंड देयर रिजल्टेंट इज 0। तो इन सभी वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the sides of a polygon taken in same order, okay। for example आपके पास ये वेक्टर्स हैं, let us consider this is A, B, C, D, E, ठीक है। ये सभी वेक्टर्स जो हैं हम कह रहे हैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 0 है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो 0 है वो कैसे 0 है, मतलब अगर 0 वेक्टर है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सभी वेक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनका ऑर्डर कैसा लेना है, क्योंकि वेक्टर को तो अब एक लाइन है, लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करें, इसकी डायरेक्शन आगे पीछे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वेक्टर को अब ऐसे ड्रॉ करना है या वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ करना है। तो वेक्टर्स जो है वो कैसे ड्रॉ करने हैं हमने, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर जो है उसका मतलब होता है कि आप ऑर्डर कैसे चल रहे हो, जैसे ये हेड है, हेड के बाद फिर टेल आना चाहिए, सेकेंड वेक्टर का फिर हेड आ गया, फिर नेक्स्ट वेक्टर का टेल, देन हेड, देन नेक्स्ट वेक्टर का टेल। तो ये जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होगा। तो इस कंडीशन को मतलब दिस इज अ कंडीशन फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर टू बी 0,
ठीक है. सो वी विल राइट इन दिस केस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू 0. इन सब का रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. ठीक है. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू माइनस ई. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स का अप टू डी ये इतने वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना है, माइनस ई वेक्टर है. और ये माइनस ई वेक्टर जो है वो क्या है, वो अपोजिट है. इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई वेक्टर. कैसे, ई वेक्टर इस तरफ है, ई वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है. और माइनस ई वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव वेक्टर क्या होता है. नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है उसी वेक्टर का. दैट मीन्स ई वेक्टर जो है वो ये होगा. ठीक है. मीन्स इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो माइनस ई वेक्टर के इक्वल होगा. ठीक है. विच इज कैंसल्ड बाय ई वेक्टर. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम वेक्टर्स एडिशन की बात कर रहे थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर आप किन्हीं टू वेक्टर्स को, मीन्स हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अदर वेक्टर. एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेक्टर ए एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी. ओके. और हमने क्या करना है, वेक्टर बी को वेक्टर ए में से माइनस करना है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए. वेक्टर बी को वेक्टर ए में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है. तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या है, आप इसको पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें. हमने ये ए वेक्टर लिया, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है. दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो एक तरीके से एडिशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. एडिशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर. अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर. ठीक है. दिस इज द सेम थिंग, कुछ चेंज नहीं किया हमने, मीनिंग तो सेम ही रहा. यहाँ पर बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ प्लस लिख दिया और यहाँ माइनस डाल दिया. ठीक है. पर अगर अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस ही होगा. तो यहाँ आप देखें इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग आ रहा है. इस स्टेटमेंट का मीनिंग आ रहा है वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं क्या, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर. माइनस बी मीन्स नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, कि वेक्टर ए में आप नेगेटिव बी वेक्टर जो है वो ऐड कर दें. तो हमारे पास क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा. कि यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो इट मीन्स ग्राफिकली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, वेक्टर बी ये है, इसका नेगेटिव निकालना है. नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है. इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड जो है वो हम वही रखेंगे जो सेम हमारे वेक्टर बी का है. सो दिस इज नेगेटिव बी वेक्टर. ठीक है. अब यहाँ देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ठीक है. ऑर्डर सेम है. देखें ए वेक्टर देन बी वेक्टर, इसका हेड और इसकी टेल.
इनका ऑर्डर सेम है। अगर मैं ये कहूँ ये दो साइड्स वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रायंगल की टू साइड्स, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन होगा? दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, दैट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ऑर्डर हमने अपोजिट बनाया है, दोनों के हेड्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। चलो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज ओ पी क्यू एंड आर, ठीक है। ओ पी वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू के अपोजिट हमने पी आर वेक्टर ले लिया, तो ओ पी और पी आर वेक्टर को हमने रिजल्टेंट निकालना है, इनका एडिशन करना है, क्योंकि हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें पता ही है कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ट्रायंगल लॉ किया, हमने पैरेललोग्राम लॉ किया, तो यहाँ हम ट्रायंगल लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो इस केस में ये ओ पी वेक्टर और पी आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन? दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हम लिखेंगे? दैट इज वेक्टर ए प्लस सेकेंड वेक्टर कौन सा है? माइनस बी वेक्टर। ओके, सो दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास ये मीनिंग आया कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करें, पहले उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालें और उस नेगेटिव वेक्टर को सेकंड वाले वेक्टर में उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हम कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे तो एडिशन ही, बस क्या करेंगे उस गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकाल के गिवन वेक्टर में हम ऐड कर देंगे। तो ये मीनिंग हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। सो यू हैव टू लर्न दिस स्टेटमेंट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, सिंपल वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को हमने ऐड करना है, और ग्राफिकली अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर जो है वो क्या होता है, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ए वेक्टर दैट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो, और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो ना हो, इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। और हम ज़ीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो हैविंग एन एरो ऑन इट। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज़ नोन एज ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर जो हैं वो क्या होंगी, सॉरी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेम है, जो हमने डेफिनेशन हमने की, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट्स मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट इफेक्ट द गिवन वेक्टर, कि अगर आप किसी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वेक्टर जो है वो सेम रहेगा, इट डज़ नॉट अफेक्ट द गिवन वेक्टर। आपने ए वेक्टर में ज़ीरो ऐड किया तो हमारे पास सेम वेक्टर ही आएगा, या अगर आपने गिवन वेक्टर में ज़ीरो को वेक्टर को माइनस किया तो भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए ज़ीरो वेक्टर, इट डज नॉट इफेक्ट द गिवन वेक्टर, दिस इज अ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हमारी सेकंड थी, फर्स्ट हमारी डेफिनेशन थी। थर्ड प्रॉपर्टी है ए ज़ीरो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर नंबर गिव्स द ज़ीरो वेक्टर, कि अगर आप ज़ीरो वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वैसे तो अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रेज हो जाता था बाय n टाइम्स, लेकिन यहाँ अगर आप ज़ीरो वेक्टर को n किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है, इट विल बी ज़ीरो वेक्टर. ओके, सो in all these operation the result is a vector and not a scalar quantity. कि अगर आप इन सभी वेक्टर्स की अगर हमने प्रॉपर्टीज़ अभी अंडरस्टैंड की, तो उसमें क्या है कि इन सभी प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही आ रहा है और कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं आ रही, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल मीनिंग. व्हाट इज़ अ फिजिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो वेक्टर? फिज़िकल मीनिंग क्या है? तो ज़ीरो वेक्टर जो है वो एक तरीके से हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमने ओरिजिन पे बतानी है. वैसे हम कहते हैं कोई बॉडी है, उसका पोजीशन वेक्टर हम बताते हैं, ओरिजिन से वो इतने डिस्टेंस पे है, आर इज़ ए पोजीशन वेक्टर. स्ट्रेट लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन है, बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, तो एक्स इज़ ए पोजीशन वेक्टर. लेकिन अगर मुझे ओरिजिन की पोजीशन बतानी है, तो ओरिजिन की पोजीशन मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बाय ए ज़ीरो वेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है किसी पार्टिकल का ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इन विच इट रिमेन स्टेशनरी, कि कोई बॉडी जो है किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है और वो मूव नहीं कर रही है इन ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल. अगर वो बॉडी जो है मूव नहीं कर रही, वो बॉडी स्टेशनरी है, तो उस केस में आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस बॉडी विच इज़ स्टेशनरी. तो उस केस में हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ये होगा. अब ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, और वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो वेक्टर लिखेंगे. सिमिलरली अगर आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, जब कोई बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और हमें पता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है. अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में. आई विल रिप्रेजेंट बाय ए ज़ीरो वेक्टर. ठीक है. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ज़ीरो नेट डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई पार्टिकल जो है जिसकी नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो उस केस में मुझे एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो तब भी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ज़ीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो हमें जो ये कंसेप्ट है ज़ीरो वेक्टर का, वो जस्ट हमें हेल्प करता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर फॉर्म में है. ठीक है. दो उनकी मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है, हमने न्यूमेरिकल्स किए, हम निकालते थे डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आता था. लेकिन अगर हमने उसको किसी सिचुएशन में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? as we will represent in a zero vector form, or we can say null vector form. Next is resolution and components of vectors in a plane. Resolution and component of vectors in a plane. ठीक है. तो यहाँ क्या मतलब है रेजोल्यूशन या components of vector? रेजोल्यूशन का मीनिंग है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. क्या मीनिंग है? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना. ठीक है. किसी भी वेक्टर को जब हम स्प्लिट करते हैं, किस में? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. तोड़ेंगे हम इसको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में. स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स. क्या वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पर? कंपोनेंट वेक्टर्स. ठीक है. कंपोनेंट का क्या मीनिंग है? कंपोनेंट का मीनिंग ये है जो गिवन वेक्टर को, किसी वेक्टर को जो आप तोड़ रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, जो वेक्टर्स वो उसके पार्ट हैं. ठीक है. वो जो टूटे हुए वेक्टर जो हैं वो इसी के ही पार्ट हैं, या हम उसे कहते हैं कि इसी के ही ये
कंपोनेंट्स हैं, क्या कहेंगे, इस वेक्टर के जो टूटे हुए वेक्टर्स आएंगे, जो स्प्लिट हुए वेक्टर्स आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो पार्ट्स हमें मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू 2 or more component vectors, और यू कैन से इनटू कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। और जो हमें पार्ट्स मिलते हैं, स्प्लिट होके जो पार्ट्स मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर ए विच इज़ टू बी रिजॉल्व्ड। हमने किसको रिजॉल्व करना है, ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है। और इसको जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग डायरेक्शन ए एंड बी। ठीक है, किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शंस हमें रिप्रेजेंट किए हैं कि ए और बी, इस डायरेक्शन में हमने ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है। तो इस केस में हमने इफ आई रिप्रेजेंट वेक्टर ए बाय ओ क्यू से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और हमने क्या किया, ओ पी ड्रॉ किया, OP हमने ड्रॉ किया ए के पैरेलल। सिमिलरली बी वेक्टर के लिए हमने ड्रॉ की लाइन PQ जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ NA। मुझे नहीं पता कि कितना मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर आएगा, ये तो हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है, तो ये लिखेंगे हम NA और यहाँ लिखेंगे MB। ठीक है, तो इस केस में जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का केस जो है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड है, तो उस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो OQ वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के इक्वल होगा। मीन्स वेक्टर A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NA प्लस MB, वेयर ये N और M क्या है, ये नंबर्स हैं, वेयर M एंड N आर स्केलर्स, ये नंबर्स हैं। ठीक है, दीज आर स्केलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर A का कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, NA एंड MB। ठीक है, NA and MB are the components of vectors which are in the direction of vector A and vector B. So this is a process of splitting of any vector into its component. अब ऐसे ही मैं अगर वेक्टर A को 3 कंपोनेंट्स में भी स्प्लिट कर सकती हूँ, 4 में भी स्प्लिट कर सकती हूँ। तो सिमिलरली यहाँ अगर ट्रायंगल लॉ लगाया है तो वहाँ पर हम पॉलीगन लॉ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल दिया, अगर किसी वेक्टर को आप 2 कंपोनेंट्स में उसके स्प्लिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, एक नोट आता है दैट देयर इज वन एंड ओनली वन वे इन विच ए गिवन वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द कंपोनेंट वेक्टर्स, कि अगर आप किसी वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हो किन्हीं 2 वेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल मैंने NA और MB वेक्टर में इसको स्प्लिट किया, तो सिर्फ एक ही मेथड है उसको स्प्लिट करने का। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से इसको, जैसे मर्जी आपने NA और MB कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना है तो आप जैसे मर्जी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। नो, देयर इज ओनली वन वे टू स्प्लिट द गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अगर आप इन कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही मेथड है। हाँ, अगर आप इसको 2 या 2 से 3 या 4 या अगर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं तो उसका मेथड अलग होगा। लेकिन अगर आप इन वेक्टर्स में इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में A और B के डायरेक्शन में स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मेथड होगा। तो लेट अस कंसीडर, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से जो है वो प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वेक्टर A को हम इन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, N1A वेक्टर एंड M1B वेक्टर, कि हमने डायरेक्शन तो हमने वही रखी A और B, लेकिन अब हमने उसका वे जो है वो चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो नंबर है साथ में वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, इसका मतलब ये वेक्टर A और वेक्टर A जो है इसको दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
if I consider this is equation 1 and this is equation 2, I will equate these two equation, equating 1 and 2. So what I will get? N A vector plus M B vector is equal to N1 A vector plus M1 B vector. Okay, so अगर हम इसको इधर ले आए, so it will be N minus N1 A vector. ठीक है, ये वाला नंबर जो है ये वेक्टर हम इधर लेकर आएंगे तो n माइनस n1 हो जाएगा, वेक्टर ए कॉमन. सिमिलरली हेयर ऑल्सो m माइनस m1 b वेक्टर इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है. ठीक है, वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, वो तो ज़ीरो वेक्टर नहीं है. और इन दोनों का एडिशन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों ही कंप्लीट जो हैं वो ज़ीरो होंगे, ये दोनों कंप्लीट टर्म्स ज़ीरो होंगे. पर इनमें से ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या ज़ीरो है? दीज आर ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज n माइनस n1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड m माइनस m1 इज इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स n इज इक्वल टू n1, m इज इक्वल टू m1. तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर आप इसको आपने इसको डिफरेंट वे से स्प्लिट किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या आ गया? वो सेम आ गया, वही n और m आ गए. मीन्स वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर. अगर आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो देन देर इज ओनली वन पेयर ऑफ नंबर्स. एक ही पेयर ऑफ नंबर्स होंगे n एंड m, which one can write vector A is equal to NA plus MB. मतलब एक ही वे है, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें. देयर विल बी ओनली वन वे. अगर आप A वेक्टर A और B डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा उसको रिजॉल्व करने का. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रेजोल्यूशन and component of vectors in a plane. So students, if you like my video, click on like button and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel to get the latest videos. Thank you students for watching my video.